आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, कंप्लीट हो गया था हमारा वो। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें क्या था, बेंडिंग ऑफ द लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम, वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्रैक्शन है, इसमें क्या होगा, है यहाँ भी बेंडिंग ऑफ द लाइट, बट व्हेन मीडियम चेंजेस, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाएगी तो जो लाइट की बेंडिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसमें क्या था, लाइट उसी मीडियम में वापस आ रही थी, मीन्स बिना मीडियम के चेंज किए। क्लियर? तो ये क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट when light ray goes from one medium to another medium। ओके, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो बेंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इंटरफेस है जिसमें ये वाला मीडियम 1 है जो कि रेयर मीडियम है, और ये वाला मीडियम 2 है जो इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। रेयर डेंसर की बात भी करेंगे, ऑप्टिकली रेयर या डेंसर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक लाइट रे इसमें आएगी और इस पे ये क्या है, ये इंटरफेस है, दो मीडियम को जो सेपरेट करता है, इंटरफेस which separates two mediums, medium 1 and medium 2, दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये यहाँ से एक लाइट रे आई तो हमें पता है इसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा। ये जैसे रिफ्लेक्शन में होता था, जहाँ ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी इस इंटरफेस पे, वहाँ हमें एक नॉर्मल चाहिए ऐसे। ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल आई, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसमें। ठीक, ये वही चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, अभी तक तो जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, आगे इसमें क्या होगा कि एक्चुअल में इस लाइट रे को जाना था सीधा यहां से बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये लाइट रे यहां से ऐसे जाएगी, मीन्स इतने एंगल से डेविएट हो गई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा इसमें आर होगा। ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये एंगल जो होगा ये कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, मीन्स हमारे पास एक लाइट रे आती है जो दूसरे मीडियम के इंटरफेस, जो दो मीडियम को सेपरेट करने वाला, मीन्स ये कह सकते हैं दूसरे मीडियम पे टकराती है, और ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है। क्या है ये, ट्रांसपेरेंट है, और ये दूसरे मीडियम एंटर कर जाती है, बट दूसरे मीडियम एंटर करते टाइम ये क्या होती है, बैंड होती है।
और ये जो बेंडिंग हुई है ये टुवार्ड्स द नॉर्मल हुई है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि रेयर टू डेंसर गई है लाइट रे या डेंसर टू रेयर। तो जितना एंगल ये अपने रास्ते से डेविएट हुई दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एक चीज तो ये लिखिएगा नॉट डाल के, व्हेन लाइट रे goes from rarer to denser medium, then it bends towards the normal. ओके जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ओके और अगर हम इसकी बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर की, तो देखिए एंगल आई, अगर मैं ये कंप्लीट एंगल की बात करूं तो आर प्लस डेल्टा, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, आई माइनस आर। जो डेल्टा है वो कितना आएगा, आई माइनस आर। तो एंगल आई ज़्यादा या आर ज़्यादा, इसमें एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है। जब लाइट रे रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तब की हम बात कर रहे हैं। ओके अगर ये हो जाए कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तब, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास वही एक इंटरफेस है, ये मीडियम 1 जो कि डेंसर मीडियम है, और इसके कंपैरिजन में ये मीडियम 2 जो कि रेयर मीडियम होगा। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब की बार क्या है, डेंसर से रेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइट रे आती है इसमें से, यहाँ से एक लाइट रे आई, जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगा वहाँ हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एंगल आई होगा। अगर ये मीडियम यहाँ ना आता डेंसर, तो ये लाइट रे कैसे जानी थी, बिल्कुल सीधा जाना था। लेकिन अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट रे एक्चुअल में किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में। जाना इसको इधर था, जाए इस रास्ते पे रही है, तो इतना डेविएट हो गई है, और ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा। देखो ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी चीज़ें यहाँ भी सेम होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेविएशन, एंगल नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, ये वाला एंगल, तो ये क्या है, ये कंप्लीट कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये इधर वाला कितना है, डेल्टा। तो ये कितना बच गया, आर माइनस डेल्टा। मीन्स देखो ये आई और आर माइनस डेल्टा क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो एंगल आई इक्वल टू क्या आएगा, एंगल आर माइनस एंगल डेल्टा। मीन्स आई इज इक्वल टू, सीधा मैं इसको आर माइनस डेल्टा इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आई जो है वो इक्वल है कब, जब आर में से डेल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आई का बड़ा या आर, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। तो इसमें नोट डाल के हम लिखते हैं, देखिए व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट रे goes from
denser to rarer medium, then it bends away from the normal. जब लाइट रे डेंसर टू रेरर मीडियम जाएगी, डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा क्या होता है। पहली बात तो रिफ्लेक्शन से कंपेयर करें इसको। रिफ्लेक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ द लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम। यहाँ भी वही हो रहा है, बेंडिंग ऑफ द लाइट, बट व्हेन मीडियम चेंजेस, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, तो जो लाइट की बेंडिंग होती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उसमें क्या था? लाइट की बेंडिंग हो रही थी बट विदाउट चेंजिंग द मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ रही थी बेंड होके, उसको हम रिफ्लेक्शन कह रहे थे। अब इसमें क्या होगा कि बेंडिंग का हम जो डायरेक्शन देखेंगे वो नॉर्मल के कंपेयर में देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है या नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो डिपेंड करता है कि वो रेरर मीडियम से जाती है डेंसर में या डेंसर से रेरर में। रेरर का मतलब यहाँ पे मान लीजिए एयर है या वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ हो सकता है वाटर हो या ग्लास हो। तो अब इस केस में ये क्या है? ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पे उल्टा कर लो, यहाँ वाटर हो सकता है, यहाँ पे एयर हो सकती है, ठीक है, ऊपर ग्लास हो सकता है, नीचे वाटर हो सकता है। क्लियर? तो वो हम कौन रेरर है कौन डेंसर होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अभी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेरर है या ये डेंसर है। चलिए आगे एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है किस कारण से होता है ये? तो सीधा सा है, देखो लाइट जो है ना वो वैक्यूम में किस स्पीड से चलती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है जो वैक्यूम में होती है। अगर ये लाइट एंटर कर जाए वैक्यूम से ग्लास में, वाटर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है, मीन्स उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, बाकी में उससे क्या रहेगी? वैक्यूम में और उसमें एयर में हम ऑलमोस्ट एक जैसा ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो कॉज क्या है पता चल गया होगा कि व्हेन light ray goes from one medium to another medium, then its speed changes. Which leads to the refraction of light. Which leads to the refraction of light. ओके, लाइट का रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट रे यहाँ से ऐसे आई तो रेरर से डेंसर में जाएगी, इस स्पीड क्या होगी इसकी? कम। तो ऐसे जो तेज़ स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, मीन्स इट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड। अगर इसको उल्टा कर दें, यहाँ से ऐसे जा रहा था तो डेंसर से रेयर में तो स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना मतलब स्पीड कम हो रही है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होना मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? चेंज इन द स्पीड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके,
अब देखिए हमने बात की रेरर मीडियम की और डेंसर मीडियम की। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मीडियम रेरर है या डेंसर है? उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वी कैन से दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहेंगे। ठीक है, वो क्या है कि कोई भी जो मीडियम होगा ना उसका हम क्या डिफाइन करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें बताएगी कि वो ऑप्टिकली रेरर है या डेंसर है। ओके, और किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या फिर होता क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम किसी भी मीडियम का? वो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका रेशियो किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन से पहले मैथमेटिकली बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से लिखेंगे, या फिर इसका सिंबल म्यू भी होता है, कहीं n से यूज कर लेते हैं, कहीं म्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज v। c से कम ही होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, बाकी मीडियम में उसके कम ही रहेगी उससे। तो रेशियो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू c बाई v, और या फिर इसको सिंबल म्यू से भी लिख लेते हैं हम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा हमारे पास। क्लियर? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in दैट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट c और उस मीडियम में लाइट की स्पीड v, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है तो आप क्या करेंगे, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में उसका रेशियो कर देंगे लाइट की स्पीड का उस मीडियम में क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर दोनों का देख लेते हैं। तो n वैक्यूम, समझ गए ना, तो स्पीड ऑफ लाइट तो रहेगी इन वैक्यूम, और नीचे मीडियम की जगह भी क्या है, वैक्यूम ही है, तो c बाई सी। तो n वैक्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अगले में देखें एयर के केस में, तो n एयर, स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइड बाई ये जो v होगा v एयर, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू c होता है।
ऑलमोस्ट, मतलब स्पीड जो है लाइट की वो एयर में और वैक्यूम में लगभग क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, तो ऐसे में n ये लगभग बराबर हुआ, ये जरा सा छोटा होने की वजह से ये 1 से ज़्यादा आएगा। जब कितना ज़्यादा आएगा पता है, इसको लिखेंगे 1.00006 इतना कुछ लिखते हैं, तो इसको ऑलमोस्ट हम क्या लिख लेते हैं, 1 ही। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेके चलेंगे, 1, दोनों का इक्वल, और वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वैक्यूम का या एयर का। उसके बाद अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो वो किससे, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी भाई, और कम। ये जितना कम होता जाएगा ये उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा रेशियो। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो होता है 4/3 और वी कैन से दैट 1.33। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट की बात नहीं की हमने, ये यूनिट लेस होता है, लिख लीजिए यूनिट लेस। क्यों, ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो कांस्टेंट आएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, यूनिट कोई लगाएगी नहीं क्योंकि यूनिट होती नहीं है। और अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसका 1.52 और वी कैन से टेक इट 1.5। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डायमंड का लेते हैं, डायमंड का होता है 2.52 या 2.5 ओनली, 50। ठीक है, तो देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वैक्यूम का या एयर का, कितना होता है, 1। और उसके अलावा जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर, तो यहाँ हमने क्या देखा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस लिए कि वो ऑप्टिकली, अब देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर मैं कहूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका 1.5, तो वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर है वो रेरर और ग्लास है वो डेंसर। अगर डायमंड और ग्लास की बात करें तो इसका 1.52 या 1.5, इसका 2.5, तो ये कम है ये ज़्यादा। तो इसका जो डायमंड है ये ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर हम बात करें एयर की और वाटर की, तो इसका तो 1 है और इसका क्या है, 1.33। कहने का मतलब ये है कि एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में वाटर क्या है, डेंसर, बट वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर रेयर हो गया। तो हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे इसमें रेयर डेंसर में कि किसके साथ हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर और जिसका कम होगा वो रेयर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा कभी, क्या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस की जो डेंसिटी है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रिलेटिव का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ रिलेशन में, है ना। तो यहाँ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। हम चाहते हैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में चाहिए तो रेशियो करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, कैसे? मान लो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ओके, तो हमें क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका नोटेशन ये होगा, देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, उसको लिखेंगे n1 बाई n2। ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी यूनिट लेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिट लेस और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिट लेस ही होगा। क्लियर? फिर से सुनिए, ये तो इसकी नोटेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? 1 का, तो 1 नीचे लिखिए। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो रेशियो तो हम क्या करेंगे? 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, n1 बाई n2। क्लियर? अगर मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 यहाँ गया, फिर n2 बाई n1। चाहे तो हम इसको स्पीड वाली टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे n1 है उसको क्या मैं c बाई v1 लिख सकता हूँ। v1 इज द स्पीड इन मीडियम 1, और n2 को क्या लिख सकता हूँ? c बाई v2। अरे भाई n1 n2 क्या है? रिलेटिव थोड़ी है ये तो एब्सोल्यूट है। n1 n2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 और मीडियम 2, n1 n2। तो n1 कैसे कैलकुलेट होगा? c बाई v1 से। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहाँ पुट करें इसमें, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या आएगा? n1 ऊपर है ना, तो c बाई v1 और v2 बाई c, c से c कैंसिल आउट, v2 बाई v1। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, वो हो जाएगा v2 बाई v1। v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिट लेस होगा, ये भी ध्यान रखना, मैंने बता दिया है। क्लियर?